दोष के बारे में। दो धातु का वर्णन, मलों का वर्णन, इसके बारे में बात करते हैं। दोष, दोष क्या होता है? नाम से पता चलता है जो शरीर को दूषित करे या जो शरीर का दोषण करे या शरीर को जो कुपित करे, उसके अंदर 3 दोष आते हैं, वात, पित्त और कफ। अलग अलग आचार्य दोषों की संख्या को अलग अलग मानते हैं। सुश्रुत जो है और वाग्वट जो है वो 3 दोष मानते हैं, वात, पित्त और कफ। चरक जो है वो 2 दोष मानता है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। मानसिक दोष में 2 मानता है, शारीरिक दोष में 3 मानता है, टोटल 5 हो जाते हैं। लेकिन चरक के दोष जो है वो मुख्य रूप से 2 में वर्गीकृत करता है। आइए बात करते हैं दोष क्या है। दूषणांतिथि इति दोषा, जो बॉडी को दूषित करे या धातुओं को दूषित करे उसको बोलते हैं दोष। दूषणात इति दोषा, बात एक ही है, सारंगधर की परिभाषा। जो धातुओं को या जो बॉडी को दूषित करे उनको दोष बोलते हैं। दोषों की संख्या मैंने आपको बताई, 3 दोष मुख्य रूप से 3 दोष ही लोग मानते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 जो है वो प्रिंसिपल दोष हैं। चरक ने अगर दोष पूछे, चरक के दोष बताइए, तो 2 उत्तर करना है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। फिर शारीरिक के अंदर पूछे तो 3 करना है, वात, पित्त और कफ। मानसिक पूछे तो 2 उत्तर करना है, रज और तम। आगे बात समझ में चरक की। सुश्रुत का पूछे और वाग्वट का पूछे तो सीधा 3 उत्तर करना है, वात, पित्त और कफ। तो चरक का 2, सुश्रुत का 3, वाग्वट का 3। और वो 3 कौन से? वात, पित्त, कफ। आइए टेबल के ऊपर बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। द्विविध दोष, बात हो गई है शारीरिक दोष और मानसिक दोष। जो बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, जो बॉडी में दोष होते हैं, उनको शारीरिक दोष बोलते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इसका रिलेशन हमारे शरीर से है। और मानसिक दोष जो हमारी साइकिक चीज को बैलेंस करे, मानस को बैलेंस करे, उसको बोलते हैं मानसिक दोष। ये होते हैं रज और तम। सत्व भी होता है लेकिन वो मानसिक दोष नहीं होता है, क्योंकि सत्व में दोष नहीं होता है। सत्व, रज और तम को त्रिगुण बोलते हैं, आगे बात करेंगे, या महागुण बोलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है, उसमें तो आता है सत्व, लेकिन दोष में नहीं आता, क्योंकि सत्व दोष नहीं होता है। सत्व एक प्योरिटी होती है, शुद्ध चीज होती है, प्योर चीज होती है। इसलिए दोष के अंदर तो 2 ही चीज आएगी, रज और तम, मतलब जो रोग को करते हैं। नीचे लिखा शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ होता है, मानसिक दोष रज और तम होता है। क्वेश्चन आता है निम्न में से मानसिक दोष कौन सा नहीं है, तो उत्तर करोगे सत्व मानसिक दोष नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, त्रिदोष या त्रिस्तंभ या त्रिस्थ्रूण, इन तीनों का एक ही नाम है, वात, पित्त, कफ। अगर बोले त्रिदोष क्या है तो वात, पित्त, कफ। बोले त्रिस्तंभ क्या है तो वात, पित्त, कफ। और त्रिस्थ्रूण क्या है, त्रिस्थ्रूण के ब्रैकेट में लिख दो काश्यप। ये एक आचार्य हुए हैं काश्यप, जैसे चरक आचार्य हुए हैं, सुश्रुत आचार्य हुए हैं, वाग्वट आचार्य हुए हैं, वैसे काश्यप भी एक आचार्य हुए हैं, जो बाल रोग या बच्चों के डॉक्टर कहलाते हैं आयुर्वेद के अंदर, बाल रोग विशेषज्ञ। तो उन्होंने बोला है त्रिदोष को त्रिस्थ्रूण, त्रिदोष को त्रिस्थ्रूण संज्ञा दी है, याद रखना अच्छी तरह से, वात, पित्त, कफ। नेक्स्ट आइए, सत्व, रज और तम, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिगुण या महागुण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिगुण, क्वेश्चन सीधा आएगा, निम्न में से त्रिगुण के भेद है या निम्न में से त्रिगुण है। सत्व, रज और तम त्रिगुण कहलाते हैं, इसी को महागुण भी बोलते हैं, याद रखना इसको अच्छी तरह से। फिर है त्रिदंड, त्रिदंड के ऊपर आइए। त्रिदंड के वो बोलते हैं सत्व, आत्मा और शरीर, इसको बोलते हैं मिश्रित रूप से त्रिदंड। क्वेश्चन आता है, अच्छी तरह से याद रखना है, सत्व, आत्मा, शरीर। सत्व का मतलब मन, आत्मा और शरीर को त्रिदंड बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। फिर है त्रिसूत्र या त्रिस्कंद। त्रिसूत्र बोलो या त्रिस्कंद बोलो, उसको क्या बोलते हैं? हेतु, लिंग और औषध। इन ही त्रिसूत्र का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति से होते हुए, बोले तो सबसे पहले ब्रह्मा ने याद किया, फिर उसके बाद में उत्तरोत्तर भारद्वाज, बोले तो उसके बाद में इंद्र से होता हुआ, इंद्र से होता हुआ जो नीचे पृथ्वी के ऊपर आया वो है भारद्वाज। तो कुल मिला के ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, ये तो चला था स्वर्ग के अंदर ज्ञान का सिलसिला।
फिर स्वर्ग के अंदर लास्ट ज्ञान इंद्र को हुआ था और इंद्र के पास ऋषि भारद्वाज गए थे, तो पृथ्वी पर भारद्वाज ऋषि आयुर्वेद को लेके आए थे। पृथ्वी के ऊपर ऋषि भारद्वाज लेने वाले हैं, बोले तो लेके आने वाले हैं आयुर्वेद को इंद्र से। इंद्र स्वर्ग में, भारद्वाज पृथ्वी पर। तो जो भारद्वाज आयुर्वेद का ज्ञान लेके आए थे वो त्रिसूत्र के रूप में लेके आए थे। बोले तो रोग का कारण क्या है, रोग के लक्षण क्या है, और रोग की चिकित्सा क्या है, यही तो है आयुर्वेद, और क्या है। तो रोगों का कारण क्या है, रोगों के लक्षण क्या है, और रोगों की औषधीय चिकित्सा क्या है। तो त्रिसूत्र को बोला है हेतु लिंग औषध, ये त्रिसूत्र के रूप में ज्ञान जो है वो परवर्त हुआ है आयुर्वेद का। नेक्स्ट है, जैसे हमने याद किया त्रिस्कंद, वो तो है हेतु लिंग और औषध। एक इसी का उल्टा फॉर्म है स्कंद त्रय, वो होता है हेतु दोष और द्रव्य। याद रखना है, ये कंफ्यूजिंग शब्द है। त्रिस्कंद, स्कंद त्रय दोनों अलग है। त्रिस्कंद बोले तो हेतु लिंग औषध, स्कंद त्रय बोले हैं तो हेतु दोष द्रव्य। ये 100 स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। फिर है त्रि उपस्तंभ, ऊपर हमने पढ़े थे त्रिस्तंभ, वो तो थे वात पित्त कफ। खंबे तो वात पित्त, स्तंभ मतलब खंबे, बॉडी का जो खंबा होता है वो तो होता है वात पित्त कफ। और उस खंबे के नीचे छोटे छोटे खंबे जो होते हैं उप स्तंभ, वो होते हैं आहार, स्वपन और ब्रह्मचर्य। ये तीन शरीर के उप स्तंभ है, याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं। त्रिस्तंभ बोले तब तो वात पित्त कफ है। त्रि उप स्तंभ बोले इससे थोड़े कम या इससे थोड़े छोटे, वो है आहार, निद्रा या स्वपन और ब्रह्मचर्य। इसी के अंदर ब्रह्मचर्य जोड़ देता है वाग्वट। जो चरक ने ब्रह्मचर्य बोला है उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ देता है वाग्वट। ब्रह्मचर्य का मतलब हम आज तक समझते आए हैं शुक्र को रोकना, या शुक्र को जो है वो स्तंभित करना, या शुक्र का प्रवाह रोकना, नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की तरफ चर्या, सत्य की तरफ चर्या, परमात्मा की तरफ चर्या, या ब्रह्म की तरफ चर्या, ब्रह्मचर्या कहलाता है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तो चरक ने बोला है, और आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य वाग्वट ने बोला है। इस ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि सत्य की तरफ गति खत्म हो गई, नहीं। इस ब्रह्मचर्य से यहां पर हमने लिया है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम कैसे अपने आप को ब्रह्म की तरफ चर्या करवा सकते हैं। यहां पर जो ये ब्रह्मचर्य है ये जरूर शुक्र को रोकने से मतलब है, या शुक्र को उसी रूप के अंदर काम में लेना जो प्रजनन के अलावा उसका जो है वो उपहास नहीं हो। बोले तो गृहस्थ व्यक्ति जिस प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए कार्य करता है, बस वहीं तक जो है वो ब्रह्मचर्य उसका रहना चाहिए, बाकी उसको जीवन ब्रह्मचर्य रूप में रहना चाहिए। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य चरक, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य वाग्भट, ये याद रखना है। त्रि उपस्तंभ नॉर्मल। नेक्स्ट आइए, ये हो गया त्रि उपस्तंभ के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं आगे दोषों के बारे में, जो हमने बात की थी। तीन दोष होते हैं बॉडी के, या तीन दोषों को हमने त्रि स्तंभ भी बोला था। ये तीन स्तंभ है बॉडी के, ये तीन दोष हैं बॉडी के, जो होते हैं वात, पित्त और कफ। अब ये बनते कैसे हैं, या इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है, ये बनते कैसे हैं, नाम इसके बात करते हैं। वात को वात क्यों बोलते हैं? वह गति गंधन्यो वात है, जिसमें गति है, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, जिसमें लोकोमोशन है, जिसमें मोमेंटम है, या जिसके अंदर चलने की शक्ति है, उसको वात बोलते हैं। पूरे बॉडी के अंदर भगाना दोषों को, पूरे बॉडी के अंदर धातुओं को भगाना, पूरे बॉडी में रक्त को निकालना, पूरे बॉडी में स्वेद को फैलाना, और पूरे बॉडी के अंदर आहार के रस को फैलाना कौन करता है? जिसके पास गति है। गति किसके पास है? वात के पास। पित्त के ऊपर आइए, तप संतापे, जो आपकी बॉडी में ताप है, जो आपकी बॉडी में गर्मी है, जो आपकी बॉडी में हीट है, जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी बॉडी में चय अपचय का कार्य चल रहा है, जो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रदान करने में उपयोगी तत्व है, वो होता है पित्त। तप संतापे, बॉडी में ताप या तप का ये द्योतक है।
अगला ये कफ, कफ बोले तो श्लिष आलिंगने, जो बॉडी में जोड़ने का काम करता है, जो बॉडी में संधान करता है, जो बॉडी में जो बॉडी में जुड़ाव या एडिशन या योग या धन करता है, जो बॉडी में जोड़ता है, उसको बोलते हैं श्लिष आलिंगने या कफ। कफ बॉडी में जोड़ने का काम करता है, संयोग। अब क्वेश्चन कई बार आता है, वात पित्त कफ के अंदर कौन कौन से महाभूत होते हैं? जो हमने 5 महाभूत पढ़े थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आपको पता है, तुम मुझे बताओगे खुद, चलो आपको कॉमन सेंस कितना, आप थोड़ा सा मैं पूछता हूं सवाल, वात पित्त कफ में सबसे भारी कौन है? सर कफ। कफ सबसे भारी है। भारी चीज वातावरण में ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ जाती है? गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी के अनुसार, न्यूटन के अनुसार सर नीचे नीचे सर, नीचे जाती है। नीचे जाना मतलब भारी होना। और तुम मुझे बताओगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में 2 ऐसी चीज जो सबसे भारी है। सर जल और पृथ्वी ही सर। तो देख लो, कफ के अंदर जल और पृथ्वी लिखा हुआ है। कफ जल और पृथ्वी से बनता है, क्योंकि दोनों सबसे भारी होते हैं। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट चलिए, अग्नि या फायर, देख लो पित्त से बन रही है। पित्त अग्नि है, अग्नि पित्त है, तो देख लो पित्त के अंदर अग्नि लिखा हुआ है। नॉर्मल चीज। घोड़ा मारिए, माइक ऑफ करिए। अग्नि के अंदर पित्त से बनती है या पित्त अग्नि है, तो अग्नि से पित्त बना है, नॉर्मल चीज। और बचा हुआ जो 2 महाभूत है, वायु और आकाश, ये दोनों हल्के हैं, तो वायु इससे ही मिलकर बना है। तो वायु के अंदर होते हैं आकाश और वायु। नॉर्मल चीज। क्वेश्चन आएगा, आप आराम से कर सकते हैं। जो सबसे भारी है 2 चीज, पृथ्वी और जल, वो कफ को बना देगा। अग्नि से तो अग्नि बनती है, वायु और पृथ्वी आकाश से वायु बन जाएगा, तो वायु और आकाश हल्का, वायु बन जाएगा। अग्नि से अग्नि, जल और पृथ्वी सबसे भारी, उससे सबसे भारी कफ बन जाएगा। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए, हमारे हिंदू सभ्यता के अनुसार या हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म के अंदर देखें, या हिंदू को मेनली देखें, तो अग्नि की प्रदक्षिणा, अग्नि की परिक्रमा, अग्नि का जो है वो नैवेद्य, अग्नि की पूजा, अग्नि का नमस्कार किया है। क्योंकि अग्नि जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। अग्नि जो है उसका, आप चाहे दीपक को उल्टा कर दोगे फिर भी अग्नि तो ऊपर ही जाएगी। और व्यक्ति का विकास ऊपर जाने में है, ना कि नीचे जाने में। कुंडलिनी आपकी ऊपर जगती है, नीचे नहीं जगती है। तो व्यक्ति का विकास भी कुंडलिनी ऊपर 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 उठने में है, और नीचे गिरा हुआ व्यक्ति निकृष्ट व्यक्ति होता है, पशु होता है। तो व्यक्ति ऊपर उठने में होता है श्रेष्ठ, और अग्नि भी ऊपर जाती है, इसलिए अग्नि को श्रेष्ठ बोला है। और श्रेष्ठ के आगे देख लो क्या लिखा है, सत्व। सात्विक होती है अग्नि, इसलिए अग्नि की परीक्षा। अग्नि के वो अग्नि अग्नि अग्नि, सब जगह अग्नि बताया है हिंदुओं में। क्यों? क्योंकि अग्नि ही ऊपर जाने का घोतक है, और ऊपर उड़ता हुआ व्यक्ति ही शुभ होता है। इसलिए देख लो, अग्नि के आगे लिखा है सत्व गुण, सबसे बेस्ट गुण होता है। फिर लिखा है कफ। कफ जो होता है भैया भारी होता है, और भारी बोले तो नीचे, और नीचे गिरा हुआ आदमी तामसिक आदमी होता है, तमोगुण। नीचे गिरा हुआ आदमी तामसिक होता है, इसलिए कफ के अंदर देखो नीचे गिरता है, और नीचे गिरा हुआ सबसे बेकार, और सबसे बेकार तम। और रज जो होता है, रज, रज का मतलब ही होता है एक्टिविटी, या दौड़ भाग, या गति। और गति आपको पता है किसमें होती है? वात पित्त कफ के अंदर। गति गंधिन्यो किसमें पड़ा था? वात के अंदर। तो वात के अंदर क्या होता है? रज गुण होता है। रज का मतलब ही होता है चलना। जो चले, जो दौड़े, वो रज। जो नीचे गिर गया निकृष्ट, वो तम। और जो शुद्ध है वो सत्व, अग्नि। ये हो गया इसके गुणों के अनुसार इसका वर्गीकरण। 100 स्टार क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। सर एक नेक्स्ट, क्वेश्चन था सर। बोलिए बोलिए। सर ये राजसिक गुण होता है, तामसिक गुण होता है सर, तो इसका थोड़ा सर एक बार डिटेल में बता दीजिए, राजसिक क्या होता है, राजसिक तामसिक गुण। तामसिक, राजसिक तामसिक भी वही चीजें हैं। ये राजसिक तामसिक जो है वो अपने आप में गुण नहीं है, ये व्यक्तियों के गुण बताए गए हैं। राजसिक, सात्विक और तामसिक व्यक्तियों का वर्गीकरण है। जो व्यक्ति मांस, अंडा, मछली आदि निकृष्ट चीजें खाता है वो होता है तमोगुणी या तम प्रधान। जो व्यक्ति सात्विक भोजन खाता है, जो मिनिमम हिंसा वाला भोजन करता है, वो होता है सात्विक या सत्व प्रकृति। और जो नमकीन आदि, ये सब डेफिनेशन भागवत गीता के अंदर लिखी है। जो व्यक्ति नमकीन आदि, चटपटे आदि या मसालेदार व्यक्ति बोले तो आहार विहार का सेवन करता है, जो वातिक होते हैं,
जो बॉडी के अंदर उद्वेग या व्याकुलता को बढ़ाते हैं उसको राजसिक या राजसिक गुण या राजसिक आहार बोला गया है। ये 3 कैटेगरी होती है। तो जो बॉडी के अंदर अंधापन लेके आए, जो बॉडी के अंदर अंधकार लेके आए वो तमोगुण, जो बॉडी में प्रकाशक लेके आए, जो बॉडी में प्रकाश लेके आए वो सत्वगुण, और जो बॉडी के अंदर गति लेके आए वो रजोगुण प्रायशः होते हैं। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए बात करते हैं दोषों की स्थिति। दोष होते कहां है, दोषों के स्थान कहां है। नॉर्मल चीज है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। आइए इसको ढंग से समझने, टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट, इसमें 4 चीजें क्वेश्चन आते हैं, वात पित्त और कफ। तुम मुझे खुद दिमाग लगा के अपने हिसाब से जो आपने पढ़ा है पुराने समय में उसके हिसाब से बताओगे। आपकी बॉडी में कफ जो है वो छाती के ऊपर है, या आपकी बॉडी में जो कफ है वो पैरों के अंदर है। छाती पे सर। छाती का एरिया या शरीर के ऊपर का एरिया कफ का एरिया है, नॉर्मल चीज। और वात का एरिया कौन सा है, जी। आपके पक्वाशय का एरिया या आपके पैरों का एरिया, आपके निचला भाग जो है वो वात का एरिया है। तो वात नीचे, कफ ऊपर, तो बीच का एरिया किसका हो जाएगा, पित्त का। नॉर्मल चीज, क्योंकि पित्त जो है वो पाचन का काम करता है और पाचन का काम आपका पेट कर रहा है। तो बीच का एरिया मोटा मोटा याद रखो पित्त का, ऊपर का एरिया कफ का, और नीचे का एरिया वायु का होता है। पहली चीज ये याद रखी। अब ध्यान रखो आगे, अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तुम मुझे बताओगे बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है, छोटा होता है, तो उसकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है या उसकी बॉडी में वात ज्यादा होता है। नॉर्मल क्या मानते हो आप, सर कफ। कफ ज्यादा होता है। मतलब बच्चे की अवस्था में कफ ज्यादा होता है, मतलब शुरुआती अवस्था में। शुरुआती अवस्था में याद रखना है हमेशा कफ बढ़ेगा। चाहे दिन की शुरुआती अवस्था, चाहे उम्र की शुरुआती अवस्था, चाहे भोजन की शुरुआती अवस्था, चाहे रात्रि की शुरुआती अवस्था, शुरुआत 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 में हमेशा कफ बढ़ेगा। इस गणित को दिमाग में फिट कर लेना, फिक्स। बीच में बीच में बीच में बीच में बीच में कौन सा दोष है आपके, पित्त। अभी मैंने बोला था आपको, आपके बॉडी के बीच में पित्त होता है, तो बीच में हमेशा पित्त बढ़ेगा। दिन के बीच में, रात के बीच में, भोजन के बीच में, शरीर के बीच में, उम्र के बीच में हमेशा पित्त बढ़ेगा। ये याद रखना है, बीच बीच बीच, पहले पहले पहले, और लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में वात बढ़ती है। उम्र के लास्ट में तो देख लो वृद्धावस्था, दिन के लास्ट में तो देख लो अपराहन। अपराहन मतलब दिन का अंतिम प्रहर। रात्रि के लास्ट में तो देख लो रात्रि का अंतिम प्रहर। भोजन के लास्ट में तो देख लो अंत में, हमेशा वायु। तो पहले 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 कफ, बीच में बीच में बीच में पित्त, लास्ट में लास्ट में लास्ट में वायु क्रमशः बढ़ते हैं। ये गणित याद रखना है। बॉडी में देखें, सबसे ऊपर कफ, बीच में पित्त, सबसे नीचे वायु। अब आओ उसको देखते हैं। वायु के आगे क्या लिखा है, हृदय और नाभि के नीचे। बता दिया मैंने, सबसे नीचे वायु होती है आपके बॉडी में। तो हृदय और नाभि के नीचे, मतलब हृदय के भी नीचे है और नाभि के भी नीचे है। मतलब टोटल ये बात कह रहा है कि हृदय और नाभि के भी नीचे वायु भरी पड़ी है। और देखो मैंने बोला था हमेशा लास्ट 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 में वायु बढ़ती है। तो देख लो वृद्धावस्था, आगे लास्ट लास्ट लास्ट, आगे चलो अपराहन। अपराहन का मतलब होता है दिन का अंतिम प्रहर, मतलब लगभग शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक वायु बढ़ती है। अपरात्रि, अपरात्रि का मतलब है रात्रि का अंतिम प्रहर, मतलब रात जहां खत्म हो जाती है, मतलब रात को 3 से लेकर 5 बजे तक वात बढ़ती है। अंत में मतलब भोजन के लास्ट में और पूरे बॉडी के लास्ट में, पक्वाशय के अंदर अंत में पक्वाशय में वात बढ़ती है। ये देख लो लास्ट 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 लास्ट। क्लियर। नेक्स्ट आइए पित्त। बीच में सर, बोलिए। पकवासे सर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या? हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलम, रेक्टम, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो पूरा पक्वाशय है, उसके अंदर वात बढ़ेगी, क्योंकि वात का स्थान ही वही है।
पित्त। ओके सर। पित्त मैंने बताया बॉडी के बीच में, तो देखो क्या लिखा है, हृदय और नाभि के बीच में। और हृदय और नाभि के बीच में आपका स्टमक, आपका नाभि, आपका ड्यूोडेनम, आपका जेजुनम, आपकी ग्रैणी, सब हो गया पाचन का पूरा तंत्र। और पाचन पित्त के बिना नहीं होता, तो पित्त बीच में, गोला मारो। और बीच में बोला तो देख लो, युवावस्था बीच में आती है, वृद्धावस्था और बाल्यावस्था के बीच में युवावस्था, तो युवावस्था में पित्त बढ़ता है। मध्याह्न, बीच 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 में चलेगा ये। मध्याह्न मतलब दिन के बीच में 12 बजे। मध्य रात्रि, रात को 12 बजे। मध्य में बोले तो विदग्ध अवस्था में। विदग्ध अवस्था का मतलब होता है जब भोजन पच रहा हो, उसको बोलते हैं विदग्ध अवस्था। उसके अंदर पित्त बढ़ता है। मध्य में हमेशा पित्त बढ़ेगा, क्योंकि पित्त मध्य में ही होता है। नेक्स्ट आओ कफ। कफ मैंने आपको बताया ये छाती के ऊपर होता है, बोले तो हृदय और नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर तो पित्त भी था, लेकिन हृदय के ऊपर पित्त नहीं है, तो हृदय से भी ऊपर कफ होता है। और मैंने बताया पहले 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 हमेशा कफ बढ़ता है। तो देखो बाल्यावस्था, बचपन में कफ बढ़ता है, इसलिए बच्चा 20 घंटे सोता है, इसलिए बच्चा 22 घंटे सोता है। क्यों? कफ उसको सुला रहा है। पूर्वाह्ने, दिन के पहले प्रहर में, सुबह 4 से लेके 7 बजे तक कफ के वमन सुबह 5 बजे करवाते हैं। पूर्व रात्रि, रात्रि के पूर्व अवस्था में, मतलब रात्रि शुरू होने के पूर्व अवस्था में, तो लगभग रात को 9 से 11 के बीच में। आदि में या आमा अवस्था में, बोले तो मुख के अंदर या भोजन करते ही कफ बढ़ता है। या आम अवस्था मतलब आमाशय से ऊपर मुंह के बीच में, मुंह और आमाशय के बीच में कफ बढ़ता है। तो ये हो गया कफ का बढ़ना। समय, दिन, रात, आयु, आहार के अनुसार वात पित्त कफ का बढ़ना। याद रखना अच्छी तरह से, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रसों के प्रकोपक और सामकता का क्रम। ये हमने द्रव्य गुण के अंदर बात कर ली थी, वापस रिपीट हो रहा है। ये हमने बात कर ली थी द्रव्य गुण के अंदर, ये रिपीट हो रहा है, फिर बोल रहा हूं। वात को बढ़ाने वाले रस जो होते हैं वो कटु तिक्त कषाय होते हैं। तो देख लो, इसके वात को बढ़ाने का क्रम भी वही है। ये क्रम है, ये याद रखना, क्रम है ये। कटु तिक्त कषाय, ये वात को बढ़ाएंगे क्रम से। नेक्स्ट लिखा है वात को कम करने का क्रम, मधुर, अम्ल, लवण, ये 3 रस आपने क्रम से याद किए थे। और ये 3 रस ही होते हैं वात को कम करने वाले, लेकिन इसका क्रम याद रखना है, उसको उल्टा कर दो। मधुर, अम्ल, लवण को उल्टा कर दो तो लवण, अम्ल, मधुर। तो तुम मुझे बताओगे, क्वेश्चन आए अगर, श्रेष्ठ वात को कम करने वाला रस कौन सा है, क्या उत्तर करोगे? लवण सर। लवण। इसका क्रम ये याद रखना, ये क्रम से लिखा हुआ याद रखना। मधुर, अम्ल, लवण तीनों वात को कम करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जो है वो लवण है। इस क्रम को उल्टा कर देना, मधुर, अम्ल, लवण को उल्टा कर दो, लवण, अम्ल, मधुर। पित्त के अंदर आइए। पित्त को पहले तो ये पता होना चाहिए भैया, दोषों को कम और ज्यादा कौन करता है, पता चला यही पता नहीं है तो उत्तर कैसे करोगे? तो मधुर, अम्ल, लवण शुरू के 3, कटु तिक्त कषाय लास्ट के 3। शुरू के 3 वात को कम करेंगे तो कफ को बढ़ाएंगे, उल्टा होता है दोनों में। लास्ट के 3 कटु तिक्त कषाय, ये वात को बढ़ाएंगे तो कफ को कम करेंगे। जो वात को बढ़ाएगा वो कफ को कम करेगा, याद रखना। शुरू के 3 वात को कम करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। लास्ट के 3 कफ को कम करेंगे, वात को बढ़ाएंगे। गणित क्लियर है? जो रस ठंडे होंगे पित्त को कम करेंगे, जो रस गर्म होंगे वो पित्त को बढ़ाएंगे। सर मधुर इसके बोलिए, कटु तिक्त और कसाई के सर एक एग्जांपल दे दीजिए सर। क्या कह रहे हैं? कटु तिक्त कषाय, सर थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए एग्जांपल के साथ। कटु तिक्त कषाय रसों के नाम है। कटु मतलब मिर्ची, तिक्त मतलब नीम, कषाय मतलब आंवला। ये 3 रसों के नाम है। ये 3 रस हैं, टेस्ट हैं, जो आपके टंग से पता लगते हैं। मधुर मतलब स्वीट, अम्ल मतलब नींबू, और लवण मतलब सॉल्ट। ये सब रस है जो आपको अपने रसनेंद्रिय से पता लगते हैं भोजन पदार्थ के अंदर। और जो मधुर, अम्ल, लवण शुरू के 3 होते हैं, ये कफ को बढ़ाते हैं, वात को कम करते हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं। और कटु तिक्त कषाय जो लास्ट के 3 होते हैं, ये वात को बढ़ाते हैं, कफ को कम करते हैं, क्योंकि ये लघु होते हैं और वात लघु है। जो लघु होगा वो लघु को बढ़ाएगा। लास्ट के 3 लघु है, लाइट है।
तो वो वात को बढ़ाएंगे। शुरू के 3 हैवी हैं, कफ हैवी है तो वो कफ को बढ़ाएंगे। जस्ट अपोजिट। पित्त जो है वो 3 रसों से बढ़ता है, क्योंकि 3 रस गर्म होते हैं और पित्त भी गर्म। जो गर्म है वो गर्म को बढ़ाएगा, जो ठंडा है वो ठंडे को बढ़ाएगा, नॉर्मल चीज है। पित्त में रसों को याद करने का ये क्रम है, जो गर्म है वो पित्त को बढ़ाएगा। कटु, अम्ल और लवण गर्म होते हैं, तो इसका यही क्रम याद रखना है पित्त को बढ़ाने का। और मधुर, तिक्त, कषाय ये 3 ठंडे होते हैं, इसलिए पित्त को कम करेंगे, लेकिन इसका क्रम याद रखना है तिक्त, मधुर, कषाय। क्वेश्चन सीधा लिखा आएगा, श्रेष्ठ पित्त सामक रस कौन सा है? क्या उत्तर करोगे? तिक्त रस। बोले तो नीम। तो इसका क्रम याद रखने का तमक, तमक, तिक्त, मधुर, कषाय, ये इसका क्रम याद रखने का है। क्वेश्चन क्रम से आता है, एक पूछे तो एक कर दोगे, क्रम पूछे तो तमक कर दोगे। कफ पर आइए। मैंने आपको बोला था शुरू के 3 रस हैवी होते हैं, कफ हैवी होता है तो कफ को बढ़ाएंगे। तो मधुर, अम्ल, लवण, ये क्रम इसका ऐसे याद किया आपने रसों का, और ऐसी रस के क्रम से कफ को बढ़ाते हैं। और लास्ट में कटु, तिक्त, कषाय ये जो होते हैं वो कफ को कम करते हैं, नॉर्मल चीज। ये क्वेश्चन याद से पक्का आता है, याद रखना। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करेंगे दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशमन। अब पहले तो ये समझो संचय, प्रकोप, प्रशमन होता क्या है। संचय का मतलब होता है स्व स्थान वृद्धि, जो अपने स्थान पे बढ़ जाए उसको बोलता है संचय। प्रकोप का मतलब होता है जो अपने स्थान पे पूर्ण रूप से बढ़ चुके हैं और फैलने को आतुर हैं, वो होता है प्रकोप। शमन मतलब होता है वापस बाल्टी खाली होने लग गई, दोष कम होने लग गए, डिक्रीमेंटेशन ऑफ द दोष। बाल्टी के एग्जांपल से समझिए, एक बाल्टी है वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गई, मतलब अपने स्थान पर भर रही है, संचय। बाल्टी पूरी की पूरी भर चुकी है, अब फैलना पानी शुरू होने को है, प्रकोप। और बाल्टी वापस खाली हो गई, समन। तो क्वेश्चन आता है, वात कब प्रकोपित होती है, कफ कब प्रकोपित होता है, पित्त कब प्रकोपित होता है? या संचय पूछ सकता है या समन पूछ सकता है। तीनों का वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया आपको। एक चीज पकड़ लो, या सबसे पहले इसको याद करने का एक ट्रिक, उस ट्रिक से पहले आपको ऋतुओं के नाम याद होने चाहिए। वो अगर याद नहीं है तो आप उत्तर नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ऋतु होती है शिशिर, फिर आती है वसंत, फिर आती है गर्मी, ग्रीष्म, फिर आती है वर्षा, फिर आती है शरद, और फिर आता है हेमंत। ये जनरल एक ऋतु का क्रम है जो लगभग सब आचार्य मानते हैं। शिशिर और कौन सा सर बता दीजिए, नोट कर लें। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये ऋतुओं का क्रम है, क्रमशः एक के बाद एक। लगभग सब आचार्य इन ऋतुओं को मानते हैं। और इसके अंदर एक ऋतु और आती है जो कि आप ग्रीष्म और वर्षा के बीच में लिख दो प्रावृट, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में लिख दो प्रावृट। ये एक, वैसे ऋतु तो 6 ही होती है, लेकिन अब आप कहोगे 7वीं ऋतु कैसे आ गई? तो 7वीं ऋतु आते ही एक ऋतु उड़ जाती है। अगर प्रावृट ऋतु किसी आचार्य ने मान ली है तो वो हेमंत ऋतु को उड़ा देता है, जैसे सुश्रुत। सुश्रुत प्रावृट को मानकर हेमंत को उड़ा देता है, तो वापिस ऋतु कितनी बच गई? 6। आगे बात समझ में? अब ढंग से समझना क्या होता है। शिशिर का मैंने मोटा मोटा बताया आपको, जनवरी का समय, मोटा मोटा बता रहा हूं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। वसंत का टाइम होता है लगभग मार्च अप्रैल का, ग्रीष्म का टाइम है जून जुलाई का, वर्षा का टाइम है अगस्त सितंबर का, शरद का टाइम है अक्टूबर नवंबर का, हेमंत का टाइम है दिसंबर का, और शिशिर आ गया जनवरी। ये मोटा मोटा अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है। अब याद रखना, जो वात है, पहले सिर्फ प्रकोप की टेबल को देखो। और ये प्रावृट, इसका क्या प्रावृट लिखेंगे? जो होता है वो वर्षा से पहले का समय है, जहां पर मेघ गरजते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, वो समय कहलाता है प्रावृट। अगर प्रावृट जोड़ता है कोई ऋतु में तो हेमंत को काट देना।
तो अपने आप वापस 6 ऋतु हो जाएगी, जैसे सुश्रुत। इसलिए ब्रैकेट में सुश्रुत में प्राइवेट आएगा, मैं बताऊंगा अभी आप। क्वेश्चन आएगा, वात किस ऋतु में प्रकोपित होती है? पहले केवल प्रकोप को याद रखो बस। बाल्टी पूरी भर गई और फैलने वाली है, वो कंडीशन बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आएगा, बाल्टी पूरी वात की किस ऋतु में भरती है? वर्षा। इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर बस्ती लगाते हैं गुदा मार्ग से, क्योंकि वात की चिकित्सा बस्ती होती है। क्वेश्चन बोलेंगे, पित्त की बाल्टी किस ऋतु में भर गई? तो पित्त सबसे ज्यादा भर जाएगा शरद ऋतु के अंदर। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप शरद ऋतु में लगाए जाते हैं, क्योंकि पित्त वहां पर प्रकोपित होता है। या आधुनिक विज्ञान वालों को पता नहीं है, लेकिन हमारी थ्योरी ही है जो बताती है कि शरद में पित्त बढ़ता है। इसलिए जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप पे देख लेना आप, सितंबर अक्टूबर में लगते हैं मैक्सिमम, वैसे तो लगते हैं लेकिन ज्यादा। कफ की बाल्टी वसंत में भरेगी। ये 3 याद करना है पहली चीज। अब अगली जो ऋतु आप देख रहे हो शमन की, तो देख लो इन ऋतु की अगली ऋतु है वो शमन। वर्षा की अगली ऋतु क्या आ रही है? देखो टेबल के अंदर, वर्षा की अगली ऋतु क्या आ रही है? बोलो सब। वर्षा की अगली ऋतु नेक्स्ट, अरे वर्षा की नेक्स्ट ऋतु कौन सी दिख रही है? सामने दिखा है ना टेबल। सर ग्रीष्म रहेगा। अच्छा शरद। हेमंत 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 अगली ऋतु, पिछली नहीं। हेमंत हेमंत शरद। अरे शरद भाई, आपको सामने जो लिखी टेबल वो नहीं दिख रही स्क्रीन पे? नहीं दिख रही सर। हाँ सर, किसी को नहीं दिख रही टेबल पे स्क्रीन जो लिखी है राइट हैंड साइड के अंदर? सर दिख रही है, थोड़ा आवाज फंस रहा था ना, इसलिए सर समझ नहीं पाया। शिशिर वसंत ग्रीष्म, आप कॉपी में लिख लीजिए। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अब बताओ वर्षा के बाद क्या आ रही है? शरद। शरद शरद। तो जिस ऋतु में बाल्टी भरती है उसकी अगली ऋतु में बाल्टी खाली हो जाती है, क्योंकि भरेगी तभी तो खाली होगी। तो जिस ऋतु में भरती है वो हमने 3 ऋतु याद कर ली है। वात की बाल्टी कब भर रही है? बोलो फटाफट। वर्षा। पित्त की बाल्टी कब भर रही है? शरद। कफ की बाल्टी कब भर रही है? बसंत। इनकी अगली ऋतु में जो इन तीनों की अगली ऋतु है उसमें बाल्टी खाली हो जाएगी, बोले तो समन हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएंगे, दोष कम पड़ जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं आपको कफ कब समन होगा, तो तुम मुझे बताओ सोच के आराम से। उसके पहले बाल्टी भर कब रही है कफ की, ये बताओ। बसंत में। बसंत की अगली ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म। तो ग्रीष्म में कफ खत्म हो जाएगा। पित्त की बाल्टी कौन सी ऋतु में भर रही है? शरद में। शरद की अगली ऋतु कौन है? हेमंत। हेमंत में पित्त की बाल्टी खाली हो जाएगी, मतलब समन हो जाएगा पित्त का। वायु की बाल्टी कब भर रही है प्रकोप में? वर्षा। वर्षा। वर्षा की अगली ऋतु कौन सी है? शरद। शरद में वात की बाल्टी खाली हो जाएगी, वात का समन हो जाएगा, वात खत्म हो जाएगा बॉडी में से। ये क्लियर है? तो बाल्टी खाली अगली ऋतु में, और बाल्टी भरेगी उसके पिछली ऋतु में। बाल्टी भरेगी मतलब संचय, क्योंकि बाल्टी पहले भरती है, फिर बाल्टी पानी फैलने को आतुर होता है, फिर बाल्टी खाली हो जाती है। तो खाली हमेशा एक ऋतु पहले होती है, खत्म हमेशा एक ऋतु बाद में होती है। खत्म को हमने समन बोला है, बाल्टी के खाली होने को हमने संचय बोला है। तो अब देखो, अब तुम मुझे बताओगे वात कौन सी ऋतु में बढ़ती है सबसे ज्यादा बाल्टी प्रकोप? वर्षा। वर्षा में। अब मैं बोलूं वात की बाल्टी खाली कौन सी ऋतु में, तो खाली पहले करोगे कि बाद की ऋतु करोगे? सर बाद की ऋतु में शरद। खाली बाल्टी खाली पहले थी कि बाल्टी खाली बाद में थी? बाद में बाद में तो खाली होगी, पहले भरेगी तब तो खाली करेंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ वात जो है वो वर्षा में
प्रकोपित हो गई, मतलब बाल्टी भर चुकी है। जी तो वर्षा से पहली ऋतु कौन सी, पहले बताओ, वर्षा से पहले कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ग्रीष्म ग्रीष्म। का मतलब ग्रीष्म में बाल्टी भरना शुरू हुई थी। बात समझ आ रही है? मतलब संचय, संचय मतलब बाल्टी अभी भर रही है जीरो से। तो एक ऋतु पहले संचय होता है और एक ऋतु बाद में समन हो जाता है, कहने का ये मतलब है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, वात का संचय की ऋतु बताओ, सोच के बताओ, समय लेके आराम से, सर ग्रीष्म। ग्रीष्म बिना देखे बताना, देख के बताओगे तो दिमाग नहीं चलाओगे। ग्रीष्म सर। ग्रीष्म क्यों समझ में आ गई? संचय मतलब है भरनी शुरू हो रही है, संचित हो रही है। अब अगर पूछूं मैं तुम्हें, पित्त का संचय कौन सी ऋतु में होगा, उससे पहले याद होना चाहिए पित्त का प्रकोप कब होगा। पित्त का प्रकोप बताओ, वर्षा। प्रकोप पित्त का प्रकोप पित्त का प्रकोप शरद में। शरद में। अब शरद से पहली ऋतु कौन सी है? वर्षा। वर्षा। तो देख लो, वर्षा के अंदर संचय लिखा है। सुश्रुत ने प्राइवेट लिखा है क्योंकि सुश्रुत जो है वो हेमंत नहीं मानता है, लेकिन सुश्रुत का इसलिए प्राइवेट लिखा है। बात समझ में आ गई? प्राइवेट वही चीज होती है जो वर्षा है। प्राइवेट और वर्षा में इतना ही फर्क है कि भाई बस वर्षा शुरू हुई है वो वर्षा है, और शुरू होने से पहले की जो जस्ट प्रारंभिक अवस्था है वो प्राइवेट है। उत्तर सुश्रुत का प्राइवेट ही करना है, ये याद रखना, क्योंकि प्राइवेट आते ही हेमंत चला जाएगा। नेक्स्ट आओ नीचे। कफ का प्रकोप कब हुआ था? वसंत में। तो वसंत से पहली ऋतु कौन सी है? शिशिर। तो शिशिर में देख लो संचय हो गया, हो गया संचय। ये शिशिर जो है वो सुश्रुत बोलता है, और ब्रैकेट में हेमंत चरक बोलता है। आगे बात समझ में? क्योंकि हेमंत ऋतु सुश्रुत नहीं मानता है, इसलिए सुश्रुत ने सीधा शिशिर ऋतु बोला है। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है, दोष प्रकोप याद रख लो बस। व से वात, व से वर्षा, पित्त शरद, कफ वसंत, बस। संचय पूछे एक कदम पीछे हट जाओ, समन पूछे एक कदम आगे बढ़ जाओ। ये एक टेबल की गणित क्लियर है। सुश्रुत का पूछेगा तो ये याद रखना, सुश्रुत जो है वो हेमंत नहीं मानता। हेमंत नहीं मानेगा तो हेमंत की जगह शिशिर आ जाएगा, और सुश्रुत ने वात का संचय जो है वो प्रावृट माना है, ये याद रखना बस। और कुछ इसके अंदर दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु याद रखना, ये आगे भी काम आएगी। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वात पित्त कफ के स्थान। आइए ये मोटा मोटा देख लेते हैं, पहले वात के ऊपर चर्चा करते हैं। वात मैंने आपको बता दिया, शरीर के निचले भाग में वात होती है। तो देख लो, चरक बोलता है पक्वाशय, कोई दिक्कत ही नहीं। सुश्रुत, फिर वो निचला पार्ट बोल दिया। श्रोणी और गुद एक ही बात है, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन आता है। वाग्वट बोलता पक्वाधान विशेषतः। पक्वाधान विशेष, पक्वाधान बोलो चाहे पक्वाशय बोलो एक ही बात है। पक्वाधान विशेषत, तो पक्वाधान बोला है तो पक्वाधान याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा, चरक का वात का स्थान पक्वाशय, सुश्रुत का वात का स्थान श्रोणी और गुदा, और वाग्वट का वात का स्थान पक्वाधान। हो गया याद? अन्य स्थान पूछे तो देखो, अन्य स्थान इसके अलावा भी स्थान है, ये तो मुख्य स्थान है। चरक ने क्या क्या स्थान बोले हैं वापिस बोलेगा तो वो नीचे का स्थान देखो क्या लिखा, बस्ती, पुरुषाधान, कटी, शक्ति, शक्ति मतलब पैर, पाद मतलब बिल्कुल पैर के नीचे वाला पार्ट, अस्थि और पक्वाशय, ये सब वात के स्थान, नॉर्मल चीज है। सुश्रुत ने क्या बोला है? कटी, शक्ति, पाद, अस्थि, स्रोत और स्पर्श इंद्रिय पे थोड़ा गोड़ा मार। आप आए नहीं थे उसके बाद? आए सर? आप आए नहीं माइक, थे उसके बाद? अरे भाई माइक ऑफ रखिए, कौन बोल कल रहा है? चलिए, तो शक्ति, पाद, अस्थि, स्रोत और स्पर्श इंद्रिय पे गुणा मारिए। कान और स्किन, स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन के अंदर वायु होती है, याद रखना अच्छी तरह से। जो आपको स्पर्श का ज्ञान होता है वो वात करवा रही है। तो स्रोत आपके कान और आपकी स्पर्श इंद्रिय के अंदर वात होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आइए वाग्वट, ये भी बोलता है स्रोत और स्पर्श इंद्रिय,
अस्थि और पक्वाधान तो मैंने बात कर ही ली है, नॉर्मल चीज है ये। अस्थि और मज्जा काश्यप वात के स्थान मानता है, 100 स्टार मार्क कर लो। अस्थि और मज्जा काश्यप वात के स्थान मानता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है ये, ठीक है, ये याद रखना है, वात का स्थान। चलिए, तो आज वात के बारे में हमने चर्चा की, कल हम बात करेंगे पित्त और कफ के बारे में, इसके स्थान और इसके गुणक्रम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। कोई डाउट हो तो बोलिए, बाकी मिलते हैं कल।